चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1948, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1950, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1951 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1952। जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर किसके द्वारा नहीं होगा, यहाँ पर होगा कब की गई थी। आपको बताना है कब की गई थी भाई राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। इसके बारे में कुछ और पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अगर पूछता है तो आज से 68 साल पहले 68 ईयर्स एगो की बात है ये, जब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये बनाया किस मकसद से गया था, हम इसको भी जानेंगे। ये बनाया गया था कि पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए और इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल है उसको बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952 ना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। ऑप्शन ए दिया हुआ है इन द यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है इन द स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है इन द कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है कि किसी भी लिस्ट में नहीं है। आंसर बताइए। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ। 7th शेड्यूल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में एक्चुअली लिखा क्या है, वहाँ पर 3 सूचियाँ हैं। पहली सूची तो यूनियन लिस्ट है जो कि यहाँ पर दी हुई है। दूसरी सूची स्टेट लिस्ट है जो कि यहाँ पर दी हुई है। तीसरी सूची कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं वो कितने सब्जेक्ट हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यूनियन लिस्ट में लगभग 98 सब्जेक्ट है। 98 नंबर ऑफ आइटम्स हैं यूनियन लिस्ट में। अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करता हूँ तो स्टेट लिस्ट में 59 नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अगर मैं कंकरेंट लिस्ट की बात करता हूँ तो उसमें 52 नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अब बात ये आती है कि आर्थिक योजना किस में लिखा हुआ है। तो आर्थिक योजना यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके बारे में लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में। 98 सब्जेक्ट में से एक जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक प्लानिंग भी है। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है और इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विद द मैजिक स्पेल्स एंड विद क्राफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू मंत्र के बारे में, जादू टोना से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आज भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है ऋग्वेद, दूसरा दिया हुआ है सामवेद, तीसरा दिया हुआ है यजुर्वेद और चौथा दिया हुआ है अथर्ववेद। अगर मैं ऋग्वेद के बारे में बात करता हूँ तो ऋग्वेद में 1028 तो सूक्ताज हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसमें 10 मंडल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सामवेद के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सामवेद में 6 चैप्टर हैं और ये सॉन्ग्स से रिलेटेड है, यानी कि जो भी गाने वाले वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सामवेद से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है भाई, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो 40 तो अध्याय हो गए इसमें। और क्या है, इसमें 1975 मंत्र हैं। क्या है इसमें, 1975 मंत्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद में जो लिखा हुआ है वो जादू टोना या फिर जो भी मैजिक्स वगैरह हुआ करते थे
जो भी जादू मंत्र हुआ करते थे वो सब अथर्ववेद में लिखे हुए हैं। जो भी स्पिरिचुअल बातें जो होती थी वो सब अथर्ववेद में है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर वैदिक मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ। क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि बाद का जो वैदिक युग था उस टाइम पर और कौन कौन से एजेस जो चल रही थी, यानी कि और इसके समकालीन जो था वो इसमें पूछा गया है। तो समकालीन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप यही जान लो वैदिक पीरियड के बारे में। आपने पढ़ा भी होगा जो वैदिक एज है वो दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। एक तो होता है अर्ली वैदिक पीरियड और एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो है 1500 से लेकर के 1000 बिफोर क्राइस्ट तक, या फिर यहाँ पर कभी कभी लिखा होता है 1100 भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, किसी बुक में यहाँ पर 900 भी लिखा हुआ है। ये अलग अलग डाटा है। फिर आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है 1000 से लेकर के 600 बिफोर क्राइस्ट तक। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है तो इस हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर संवरता भी था, ब्राह्मण भी थे, अरण्यकाश भी थे, क्योंकि इसमें बात करी गई है लेटर वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड की बात नहीं की गई है, यहाँ पर की गई है लेटर वैदिक पीरियड की। तो उस टाइम पर तो ये सब थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। गोवा है, नागालैंड है, सिक्किम है, या फिर त्रिपुरा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिख रहे होंगे आपको। ये जो तीनों हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो छोटे ही छोटे, बट लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि लैंड एरिया के हिसाब से अगर कोई छोटा सा राज्य है तो वो राज्य है गोवा। तो आंसर इसका गोवा हो जाएगा। गोवा के अभी हाल फिलहाल में जो सीएम है उनका नाम है प्रमोद सावंत, और जो अभी इस टाइम पर वहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आप याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं गोवा के बारे में कि गोवा में जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो कितनी है, एक सीट है, और लोकसभा की जो सीट है वो कितनी है, वहाँ पर दो है। ये भी आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल है। मुख्य रूप से ट्रॉपिकल है। क्यों है ट्रॉपिकल भाई? ऑप्शन ए दे रखा है कि ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ, कि इसके उत्तर में हिमालय का स्थान है। क्या इसलिए है? ये तो सही कहा है इसने कहीं ना कहीं तक। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, यानी कि कटिबंधीय क्षेत्र में आता है ज़्यादातर भाग भारत का। तीसरा ऑप्शन दे रखा है ऑफ द ओवरपावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ओशियन, यानी कि हिंद महासागर के अत्यधिक प्रभावित है, हिंद महासागर से। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि हिमालय जो है ना वो हमारे नॉर्थ साइड में पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है हमारे यहाँ पर सेंट्रल एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंट्रल एशिया से जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वो भारत में एंटर नहीं कर पाती हैं। वो भारत में एंटर इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि हमारे नॉर्थ में जो है वो हिमालय की सिचुएशन है, यानी कि हिमालय सिचुएटेड है। इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं हिमालय की वजह से। और ये सारा क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ द मेन रीज़न इज़ हिमालय की वजह से, यानी कि इसके उत्तर में हिमालय का स्थान है। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करते हो तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन द इंडिया वर हेल्ड, यानी कि भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन कब हुए थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या 1949 में हुए थे,
या 1950 में हुए थे, या 1951 में हुए थे, या 1947 में हुए थे? तो भारत में जो पहले आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे आप बताएंगे? 1950 या 51? 51, चलिए सही है, 1951 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांग्रेस लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ पावर इन द स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1967, 1971, 1977 या फिर 1955? कांग्रेस ने चुनाव के बाद पहली बार राज्यों में सत्ता का अपना एकाधिकार खो दिया था। ऐसा कब हुआ था, किस इलेक्शन में हुआ था? तो जो 1976 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें कांग्रेस ने अपना एकाधिकार खो दिया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ अ 5 ईयर प्लान, यानी कि इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ द 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन ऑप्शन ए टैक्सेशन, ऑप्शन बी टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग, ऑप्शन डी इज पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड ऑप्शन डी इज टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होगा? देखो, अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का मतलब होता है कर लगाना। अगर हम पब्लिक बोरोइंग की बात करते हैं तो पब्लिक बोरोइंग का मतलब होता है सार्वजनिक उधार। अगर मैं डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करता हूँ तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है घाटे का वित्त पोषण। इस हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए, अगर इसको समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या फिर सरकारिया कमीशन। राष्ट्रीय विकास परिषद को इसका प्रशासनिक समर्थन मिलता है योजना आयोग से, वित्त आयोग से, प्रशासनिक सुधार आयोग से या सरकारिया आयोग से? तो इसके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है। पहला क्वेश्चन भी यही था कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है वो मिलता है प्लानिंग कमीशन से। ठीक है ना, ये आप याद रखना। इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलता है प्लानिंग कमीशन से मिलता है। और क्वेश्चन अब ये भी पूछने लगा है कि प्लानिंग कमीशन ख़त्म कब किया गया था। क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चलता है ये। देखो, प्लानिंग कमीशन जो है बनाया गया था 1951 में, और इसको ख़त्म कब किया गया था? 2014 में। और इसकी जगह पर एक नई संस्था बनाई थी जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग बना दिया गया था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए प्लानिंग कमीशन, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है बनाया ही इसीलिए गया था कि एनडीसी की एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैदिक रिलीजियन along with its later वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज, यानी कि वैदिक धर्म के साथ साथ उसके बाद के विकसित धर्म कौन सा था, ये बताना है आपको। वैदिक धर्म के साथ साथ उसके बाद में एक और धर्म का विकास हो रहा था, उस धर्म का नाम पूछा गया है। क्या वो हिंदुइज्म था, क्या वो ब्राह्मणिज्म था, क्या वो भगवतिज्म था, या फिर वो वैदिक धर्म था? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वैदिक पीरियड के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वैदिक समाज जो था वो दो पार्टों में हम इसको पढ़ते हैं, एक अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ते हैं और एक लेटर वैदिक पीरियड पढ़ते हैं। यहाँ पर इसने लेटर की बात की है। तो आपने पढ़ा होगा कि लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 भागों में डिवाइड हो गई थी। वो 4 भाग कौन कौन से थे? एक तो था ब्राह्मण, ठीक है, एक तो था ब्राह्मण, एक था वैश्य, एक था शूद्र और एक था क्षत्रिय। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्राह्मणिज्म। यानी कि लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मणिज्म जो है वो साथ साथ में विकास कर रहा था, यानी कि उसका भी डेवलपमेंट हो रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वैदिक आर्यंस जो थे सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे थे? तो जो वैदिक आर्यंस थे सबसे पहले बसे थे वो सप्त सिंधु वाले इलाके में। सप्त सिंधु का क्या मतलब होता है? सप्त सिंधु का मतलब होता है द लैंड ऑफ अ 7 रिवर, यानी कि 7 नदियों की भूमि। जिस प्रकार से पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, उसी प्रकार से सप्त सिंधु को 7 लैंडों की भूमि यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ 7 रिवर। जो अभी मॉडर्न पंजाब है उस टाइम पर ये सप्त सिंधु हुआ करता था। अब आप जल्दी से बताइए कि वो 7 नदियाँ कौन कौन सी थी? आप जल्दी से बताइए। 5 तो अभी हाल फिलहाल में आपको याद भी होंगी और 2 जो है वो कहीं और पहुंच चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वॉल्केनिक आइसलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। यानी कि भारतीय क्षेत्र में 2 प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। कवरत्ती और न्यूमूर हैं, बित्रा एंड कवरत्ती हैं, पंबन एंड बैरिन है, नारकोंडम एंड बैरिन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी। चेक कर लीजिएगा, आपका सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज? ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर पौंडीचेरी, ऑप्शन बी दे रखा है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दे रखा है दमन एंड दीव एंड ऑप्शन डी दे रखा है चंडीगढ़। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका आकार सबसे बड़ा है? यहाँ पर हिंदी में एक ऑप्शन डी नहीं लिखा है, वो आप इंग्लिश वाला देख लीजिए। अरे बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो भारत, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं और वो भी लार्जेस्ट साइज़ की बात कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पौंडीचेरी। आपने अगर पौंडीचेरी में मैप की लोकेशन, मैप में अगर पौंडीचेरी की लोकेशन देखी होगी तो आपने जाना होगा कि पौंडीचेरी जो है वो अलग अलग उसमें बटा बटा हुआ है, यानी कि 4 भागों में डिवाइडेड है ये शायद। ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं लार्जेस्ट की बात करता हूँ तो पौंडीचेरी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाई। यानी कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसको कौन हेड कर रहा था भाई, ये बताइए। यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? ऑप्शन है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, दूसरा ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, चौथा ऑप्शन है ह्यू गेस्टकेल। पहली बात तो यही कि आपको यही पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था 16 मई 1946 को आया था। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? आपको बताना है, विद डेट बताना है। ठीक है, ये भी डेट बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्वेश्चन यही पूछता है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो चुका है, सबको पता है कि 1946। अब जो पूछता है वो डेट समेत पूछता है भाई। तो अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो इसका आंसर होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड बाई। भारत का संविधान जो था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? भारत के माननीय संविधान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है गवर्नर जनरल, यहाँ हिंदी में ऑप्शन इसका गलत लिखा है, ये गवर्नर जनरल। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद, ये भी गलत लिख दिया है इन्होंने। तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा और चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किसने अपनाया था, किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था? तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो, गवर्नर जनरल तो हो नहीं सकता, ब्रिटिश की पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अपनाएगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाया गया नहीं गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री
इंडस्ट्रियली थ्रू, पब्लिक सेक्टर के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, या फिर पब्लिक प्राइवेट एंड जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू, या फिर इंक्रीजिंग अ कोलेब्रेशन विद नॉन रेजिडेंट इंडियंस। भारत की पंचवर्षीय योजना औद्योगिक के रूप से विकसित करने का इरादा रखती है। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है इन्होंने, इरादा रखती है सार्वजनिक क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र से, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि संयुक्त और सहकारी क्षेत्र से, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिया यानी कि NRI जिसको हम लोग बोलते हैं वही होते हैं ये नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन आपको बताना है, क्या ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन आप कमेंट में बताइए, ज़रा सोच के बताइएगा। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। द प्लानिंग कमीशन इज़ अ, प्लानिंग कमीशन क्या है? क्या प्लानिंग कमीशन एक मिनिस्ट्री है? क्या प्लानिंग कमीशन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? क्या प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है? या फिर प्लानिंग कमीशन एक स्वायत्त वन निगम है यानी कि ऑटोनोमस कॉरपोरेशन है? देखो, मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको 2-3 बात पहले भी बताई हैं कि प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना की गई थी 1951 में की गई थी और इसको ख़त्म किया गया था 2014 में। प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर प्लानिंग कमीशन है तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नई बॉडी बना दी गई थी जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो प्लानिंग कमीशन जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन दे देता है कि क्या प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ज़्यादातर बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल टिक करके आ जाते हैं और उनका हो जाता है क्वेश्चन गलत। तो आप ध्यान रखना कि प्लानिंग कमीशन जो होता है वो एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, वो एक एडवाइस का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द फेमस गायत्री मंत्र? जो हमारा फेमस गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः वाला, वो किस वेद में लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है, सामवेद में लिखा हुआ है, कठोपनिषद में लिखा हुआ है, या ऐतरेय ब्राह्मण से लिया गया है? कहाँ से कहाँ पर लिखा हुआ है आप बताइए। ऋग्वेद के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऋग्वेद में आपके 1028 सूक्ताज हैं और 10 मंडल हैं, ये आप याद रखना। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र भी है हमारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऋग्वेद में ही हमारा गायत्री मंत्र है और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड, यहाँ पर एड्रेस्ड होगा, ये एड्रेस्ड टू। ये क्वेश्चन अभी पूछा था, आ गया क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर। इंद्र को समर्पित किया गया है, वरुणा को समर्पित किया गया है, पशुपति को समर्पित किया गया है, या फिर सावित्री को समर्पित किया गया है? किसको समर्पित है ये? उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर तो दे ही देंगे कमेंट में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मिलन खाता है? ऑप्शन ए दे रखा है प्लिमसोल लाइन। प्लिमसोल लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है क्या? ये ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि डूरंड लाइन इंडिया और म्यांमार के बीच में है क्या? मैकमोहन लाइन इंडिया और नेपाल के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है क्या? यहाँ पर हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड की अगर हम बात ऑप्शन ए को लेते हैं तो अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, प्लिमसोल नाम नहीं है। इंडिया और म्यांमार के बीच में डूरंड लाइन भी नहीं है। इंडिया और नेपाल के बीच में मैकमोहन लाइन नहीं है क्योंकि मैकमोहन लाइन तो हमारी चाइना के साथ आ जाती है। रेड क्लिफ लाइन हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन यही होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, ऑप्शन ए इज मिनिकॉय, अमनदीप। अमनदीप क्या होता है यार?
ऑप्शन बी मिनिकॉय एंड मालदीव, एंड ऑप्शन सी लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, एंड ऑप्शन डी इज़ लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ये दोनों ऑप्शन यार ये तो इसमें सेम लिख दिए, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। यहाँ पर लिटिल नहीं होगा, यहाँ पर होगा दक्षिण यानी कि साउथ। आप इसको करेक्ट कर लीजिए, दक्षिण अंडमान एंड, और यहाँ पर होगा कार निकोबार न होके लिटिल निकोबार। ठीक है, आप इसको से देख लीजिए। तो डंकन पैसेज है वो किस किस के बीच में है ये आपको बताना है। तो डंकन पैसेज जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाना चाहिए। और इसी के साथ आप एक और टर्म याद रखिएगा कि कोको स्ट्रेट, नाम सुना होगा आपने। कोको स्ट्रेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कोको स्ट्रेट है वो नॉर्थ अंडमान प्लस किसको जोड़ता है, ये कोको आइसलैंड है एक म्यांमार के अंदर, कोको आइसलैंड ऑफ म्यांमार, इन दोनों को ये जोड़ता है कोको स्टेट। जिस प्रकार से डंकन पैसेज था ऐसे ही कोको स्टेट भी पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन। ये क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछा था, इसका जवाब दीजिए। 6 दिसंबर 1946 को मिली थी, या 9 दिसंबर 1946 को मिली थी, या 20 फरवरी 1947 को मिली थी, या फिर 3 जून 1947 को मिली थी। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पहली बार मिली थी 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को मिली थी, नहीं बालक, ये मिली थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, और पहली मीटिंग में जो इसके टेम्परेरी चेयरमैन थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा साहब, यानी कि SN सिन्हा साहब। फिर उसके कुछ दिनों बाद, लगभग 3 दिन बाद, ये मीटिंग फिर से होती है, और 11 तारीख को ये लोग फिर से मिलते हैं। और 11 तारीख को जब ये लोग मिलते हैं तो इस मीटिंग में टेम्परेरी चेयरमैन की जगह पर परमानेंट चेयरमैन बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर 11 तारीख के बाद ये 2 दिन बाद फिर मिलते हैं 13 तारीख को। तो 13 दिसंबर 1946 को फिर से मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में प्रियम्बल, जिसको कि हम प्रस्तावना बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और जो प्रियम्बल था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे, और इसके बाद वाले ऑप्शन पर फिर हम नहीं जाएंगे जब हमें मिल ही गया तो करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, और ये काफ़ी वैसा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो आंसर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको, वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन देखिए, द 2 हाइजेस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजियन, यानी कि वैदिक धर्म में 2 जो सर्वोच्च देवता थे उनके नाम पूछे गए हैं। वो जो 2 सर्वोच्च देवता थे वो कौन थे, वो जो 2 सर्वोच्च देवता थे उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम था इंद्र और वरुण। ये 2 देवता थे, हालांकि लेटर वैदिक पीरियड में इनकी जगह किसी और ने ले ली थी। इसमें कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू द 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द। तो जो बाद वाला जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो सोसाइटी का डिवीज़न है वो कहाँ पर लिखा हुआ है कि सोसाइटी का डिवीज़न हुआ था। तो जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 भागों में डिवाइड हो गई थी,
यानी कि उसमें ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें डिवाइड हो गई थी, वो 4 भागों में डिवाइड हो गई थी सोसाइटी। तो इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है पुरुष सुक्ता, यहाँ पर सिक्ता नहीं होगा, ये सुक्ता होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पुरुष सुक्ता ऑफ द ऋग वेदा, इसका ऑप्शन नंबर जो है भाई, इसको देख लीजिएगा, पुरुष सुक्ता ऑफ द ऋग वेदा, इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, यानी कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बीच में है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, डोबार एंड कैविस, अलास्का और रसिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ऑप्शन देख के आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 बार और कैविस, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल की अगर बात कर रहा है तो आपने देखा होगा कि ये इंडिया में ही पड़ता है। अलास्का और रसिया की बात कर रहा है तो ये भी भैया अलग हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करेगा तो ये भी अलग हो जाएगा। तो इसको तो तुम वैसे ही कर सकते हो, अगर जानकारी आपको इस चीज़ के बारे में नहीं है तो आप इसको एक बार ऑप्शन के थ्रू जाके देखिएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनको तुम ऑप्शन से टिक करते हो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, अमॉन्ग की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, इंग्लिश भी गलत करते हैं, हिंदी भी गलत कर देते हैं ये लोग। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। बताइए, ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। BN राव थे, BR अम्बेडकर थे, या KM मुंशी जी थे, या फिर MC सेतलवाद थे। तो देखो इसमें एक ऑप्शन तो आपको डी वाला जो है वो एकदम ही अलग दिख रहा होगा, नाम शायद ही आपने सुना होगा, ठीक है। अम्बेडकर जी सलाहकार नहीं हो सकते थे, क्योंकि अम्बेडकर जी जो थे वो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। बचे हैं यहाँ पर BN राव, तो BN राव जो होगा यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल नया है, हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे हमारे, हम उतनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन मोर परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। आज के समय में अगर आपने थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ रखा है और उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि पेपर में जो पेपर का जो लेवल आता है वो आता है कि तुम्हें 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, 120 क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा लेवल आता है। यानी कि 30-30 सेकंड में आप कैसे क्वेश्चन को करोगे। तो वो तभी हो पाता है जब हम क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ऑफ़ द क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी ऐसा हो पाता है। तो चलिए गाइस, थैंक यू।